हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। ऑर्गेनिक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिनॉल। फिनॉल में हम लोग 3 चीज़ों को कवर किया जाएगा। इसमें हम लोग 3 चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कवर किया जाएगा, फिनॉल का प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर से। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, फिनॉल अगर बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और रिप्लेस करा दिया जाए OH ग्रुप से तो बन जाता है फिनॉल। अगर फिनॉल के आर्थो पोजीशन पे एक और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया जाए तो वो उसको बोलते हैं कैटेकॉल। और इसका IPAC नाम हो सकता है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। सॉरी, बेंजीन। और थर्ड देख सकते हैं हम है, अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 और 3rd पोजीशन पे हो जाए तो उसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा रिसोल्सिनॉल, जिसका IPAC नाम हो जाएगा 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर OH ग्रुप जो है 1 और 4th पोजीशन पे हो जाए तो उसका 1 और 4th पोजीशन पे हो जाए तो उसका कॉमन नेम हो जाए क्यूनॉल बोलेंगे या फिर हाइड्रोक्यूनोन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल एक इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है फ्लोरोग्लूसिनॉल का। इसका अगर हम लोग IPAC नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और नेक्स्ट एग्जांपल है पाइरोगेलॉल। नेक्स्ट एग्जांपल है पाइरोगेलॉल। इसका अगर हम लोग IUPAC नाम लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1,2,3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो ये पिक्रिक एसिड कॉमन नेम और इंडस्ट्रियल नेम। अगर इसका हम लोग IUPAC नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड का एक्सप्लोसिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर फिनॉल का आर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दिया जाए तो उसका नाम जो हो जाएगा आर्थोक्रिसॉल बोलेंगे। अगर CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो जाएगा तो उसको बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। अगर पैरा पोजीशन पे लगा देंगे उसको बोलेंगे मेटाक्रिसॉल। तो ये हो गए डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के प्रिपरेशन में हम लोग फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं अगर हम लोग सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडा लाइम से करा देते हैं तो इसे अगर रिएक्शन कराते हैं तो सोडा लाइम जो स्पेशली होता है यूज किया जाता है, सोडा लाइम जो होता है ये स्पेशली यूज किया जाता है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज किया जाता है। मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ हीट किया जाता है तो वहाँ से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंड मेथड देख सकते हैं, अगर हम लोग एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
अगर एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दें तो वो, और सेकेंड स्टेप में उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम से प्रोसेस होते हैं फिनॉल के सिंथेसिस के लिए, जिसको बोलते हैं डॉज प्रोसेस। अगर डॉज प्रोसेस में हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन। हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के लिए लेते हैं क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग इक्वस NaOH से करा देते हैं। अगर इसका रिएक्शन इक्वस NaOH से करा देते हैं, जिसमें इसका टेम्परेचर जो होता है 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, और जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 320 ATM होता है। अगर रिएक्शन करा दें, ये कंडीशन होती है डॉज प्रोसेस की, अगर रिएक्शन करा देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। अगर अब सोडियम फेनॉक्साइड का फिर अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, अगर इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये जो होता है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट हमको NaCl मिल जाता है। और डाउज प्रोसेस के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस और होता है क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस इज आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल एंड वेरी वेल नोन मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। इसमें हम लोग लेते हैं क्यूमीन का रिएक्शन जो होता है एयर ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं। इसमें जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है, जो कि यहाँ हमने पिंक कलर से बनाया हुआ है इसको। ये इंटरमीडिएट बनता है, एग्जाम में कई बार बस इंटरमीडिएट ही पूछता है कि क्यूमीन प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनता है। और फिर इस जो इंटरमीडिएट बनता है इसका रीअरेंजमेंट करा देते हैं तो हमको फिर फर्दर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एज ए बाई प्रोडक्ट जो होता है वो हमको एसीटोन प्राप्त होता है क्यूमीन प्रोसेस में। तो फर्दर हम लोग फिर देख सकते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O से, तो वो जो होता है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट हमको नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, और दूसरा HCl गैस बाहर निकल जाती है। या दूसरा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को अगर वार्म वाटर से या स्टीम से हीट कर दिया जाता है 700 केल्विन पे, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। और लास्ट मेथड है, अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन हम लोग ओलियम से करा देते हैं 353 केल्विन टेम्परेचर और NaOH के साथ में, तो ये जो होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना देता है, जिसका फिर अगर हम लोग सोडियम फ्यूजन करा देते हैं तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे, अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये जो होता है फिर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो देखिए, हमने बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसको हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन और एप्रोटिक सॉल्वेंट से करा देते हैं। किसे कराते हैं? ब्रोमीन और एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट से। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है, और वो जो होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं हम एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आर्थोपैरा ब्रोमिनेशन हो जाता है। अगर सेम रिएक्शन हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, सेम रिएक्शन अगर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराया जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स इथेनॉल भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या एस्टिक एसिड ले सकते हैं ब्रोमीन के साथ में। अगर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे पॉली ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम लोग IUPAC नाम लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा
2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर हम लोग ब्रोमीन को एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में लेते हैं तो आर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। अगर ब्रोमीन को हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में लेते हैं तो ये जो हो जाएगा पॉलीब्रोमिनेशन हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर ये फिनॉल का रिएक्शन दो कंडीशन है, एक तो कंसनट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 तो लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे। अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 का हाई टेम्परेचर पे कराते हैं तो यहाँ पे जो होता है पैरा आइसोमर जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और लो टेम्परेचर पे किया जाएगा तो आर्थो जो आइसोमर बनता है वो मेजर बनता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हमको देखने को देख सकते हैं यहाँ पे है कि कैसे टेम्परेचर वेरी करने पे हमारे जो आइसोमर्स होते हैं या जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो ये जब भी एग्जाम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुआ या बोर्ड का एग्जाम हुआ उसमें पूछे जाते हैं तो टेम्परेचर के साथ में पूछे जाते हैं, तो पर्टिकुलर हमको टेम्परेचर इसका याद रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर हमको 373 केल्विन दिया गया है तो पैरा आइसोमर बनेगा, अगर 293 केल्विन दिया गया है तो हमारा आर्थो आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं कि जो कि नाम से होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जिसका नाम है राइमर-टीमर रिएक्शन। ये रिएक्शन मेनली यूज किया जाता है फॉर द फॉर्माइलेशन ऑन फिनॉल। इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है क्लोरोफॉर्म और इसमें ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म लेते हैं और NaOH लिया जाता है। क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन अगर फिनॉल से करा दिया जाता है तो वो जो होता है आर्थोसैलिसल्डिहाइड में चेंज हो जाता है और रिमर-टीमर रिएक्शन में आर्थोसैलिसल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट and पैरासैलिसल्डिहाइड इज द माइनर प्रोडक्ट। और सेकेंड मेथड में हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका रिएक्शन हम लोग करा दें, फिनॉल का रिएक्शन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा देते हैं तो एल्डिहाइड की जगह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। जैसे अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। अगर फिनॉल का रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा देंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड से है, जो कि डिफरेंट कंडीशंस में है। अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करा देते हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है। मीन्स बोल सकते हैं कि आर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल हमको ऑप्टेंड हो जाता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। याद रखेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो आर्थो पैरा आइसोमर बनेंगे। और अगर बस इसका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए, अगर फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दिया जाए तो ये इसका नाइट्रेशन न करके हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे उसकी पैरा पोजीशन पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूनॉल बोला जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड दिया है, इन जनरल अगर नहीं पता है तो हम नाइट्रेशन करके आएंगे, लेकिन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो वहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो OH ग्रुप आएगा पैरा पोजीशन पे। और थर्ड रिएक्शन है, अगर फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट H2SO4 से करा दिया जाए तो ये जो होता है पॉलीनाइट्रेशन हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाएगा पिक्रिक एसिड। और इसका IUPAC नाम देखा जाएगा तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। इसका एक कॉमन नेम होता है जो कि इसी नाम से फेमस है, पिक्रिक एसिड के नाम से ये फेमस होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पिक्रिक एसिड बनाने की विधि बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिनॉल चैप्टर में कुछ नेम से रिएक्शन है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो नेम से हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि कंपटीशन में और बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं, या फिर अगर हम लोग CUET का एग्जाम देंगे उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या लेते हैं। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड लेते हैं, रिएजेंट जो लेते हैं NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया जाता है। इस रिएक्शन का एम ये होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप को ये OH में कन्वर्ट कर देता है। तो हमको याद रखने वाली जो चीज़ है, हमको रिएजेंट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रिएक्शन दिया रहेगा तो हमको पहचानना होगा ये कौन सा रिएक्शन है। तो जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट को याद रखें। अगर बेंजल्डिहाइड के साथ में NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे वह हमारा जो है डेकिन रिएक्शन है। अगर आर्थोसैलिसल्डिहाइड का रिएक्शन NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड तो दिया जाएगा तो एल्डिहाइड की जगह पे OH लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, जैसे हमने स्टार्टिंग में फिनॉल के स्ट्रक्चर में बताया है। या अगर हम लोग सिमिलर रिएक्शन पैरासैलिसल्डिहाइड ले लेते हैं तो पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाएगा और इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा क्यूनॉल। या फिर हम लोग सिंपल बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं अगर इसका डेकिन रिएक्शन कराएंगे तो ये जो हो जाएगा फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं अगर डेकिन रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड ग्रुप को हमको OH में कन्वर्ट करना है, किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड को फिनॉल में चेंज करना है, या एरोमेटिक डेरिवेटिव्स को जो एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, एरोमेटिक एल्डिहाइड डेरिवेटिव है उसको फिनॉल डेरिवेटिव में चेंज करना है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको सिंपली डेकिन रिएक्शन कर देंगे NaOH और हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन, तो इससे हम लोग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखेंगे कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनॉल का रिएक्शन नेम रिएक्शन होता है। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करा देते हैं तो ये जो बन जाता है एक साल्ट बन जाता है। ये जो बन जाएगा एक साल्ट बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड होता है वो एरोमेटिक होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अटैक होता है इसमें इसकी एरोमेटिसिटी जो होती है नेक्स्ट स्टेप में लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये फर्दर फिर चाहेंगे स्टेबल होना, तो क्या करेंगे इस बेंजीन रिंग के प्रोटॉन को क्या करेंगे, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और फर्दर फिर जो है वो एरोमेटिक में चेंज हो जाएंगे। और इसका अगर हम लोग फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया जाएगा तो ये जो हो जाएंगे सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। यह फिनॉल का एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो सबस्ट्रेट लिया जाता है वो फिनॉल लेते हैं और रिएजेंट जो लेते हैं HCl लेते हैं और जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, या कोई भी लेविस एसिड ले सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पे हम लोग उसके सबस्ट्रेट को और रिएजेंट को याद रखें कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सा सबस्ट्रेट लिया गया है, कौन सा रिएजेंट लिया गया है। अगर कहीं पे भी आपको सबस्ट्रेट फिनॉल दिख रहा है और जो रिएजेंट है HCl और जिंक क्लोराइड दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन है। इस रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, HCl का रिएक्शन HCl से कराएंगे तो हमको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या स्पीसीज होते हैं ये। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का फर्दर रिएक्शन जो हो जाएगा हम लोग फिनॉल से करा दिया जाएगा। इसका फर्दर रिएक्शन जो हम लोग करा देंगे फिनॉल से करा देंगे। तो फिनॉल जो होता है एक एरोमेटिक सिस्टम और स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक होता है वह जो होता है नॉन एरोमेटिक में चेंज होता है, और वो नॉन एरोमेटिक होता है और नॉन एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये फर्दर स्टेबल होना चाहेगा तो प्रोटॉन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और खुद क्या है अगेन एरोमेटिक सिस्टम में चेंज हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे ये जो इमीन बॉन्ड है, इमीन बॉन्ड को क्या करेंगे हम लोग, फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये जो हो जाएगा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हमको गाटर-मान रिएक्शन में आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड और पैरासैलिसाइल्डिहाइड मिल जाएगा। तो आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड जो होता है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होता है और पैरासैलिसाइल्डिहाइड इज द माइनर प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं गाटर-मान रिएक्शन में जो हमको मिलता है एज ए प्रोडक्ट जो मिलता है वो आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड मिलता है। नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस फिनॉल का रिएक्शन है जिसका नाम है राइमर-टीमर रिएक्शन। राइमर-टीमर रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि इसमें जो सबस्ट्रेट लिया जाता है वो फिनॉल लिया जाता है, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो NaOH और क्लोरोफॉर्म लेते हैं। तो इस रिएक्शन को पहचानने के लिए बस दो चीज़ों को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। एक तो हमारा सबस्ट्रेट क्या लिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ फिनॉल लिया है या फिनॉल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, और दूसरा जो हम लोग लिए हैं रिएजेंट लिए हैं। रिएजेंट में हम लोग को लेना है NaOH लेना है और क्लोरोफॉर्म लेना है। ये तो बात हो गई रिएक्शन को पहचानने की। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो जो बनता है वो कार्बीन बनता है, और कार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इसलिए ये जो होता है एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन रीमर-टीमर रिएक्शन होता है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और रीमर-टीमर रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आर्थो आइसोमर बनता है। तो रीमर-टीमर ये जितने भी नेम से रिएक्शन होते हैं वो CUET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब रिएक्शन PGT के एग्जाम में या फिर कोई भी एक एग्जाम देते हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे, वहाँ पे पूछे जाते हैं ये सारे नेम रिएक्शन फिनॉल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग रीमर-टीमर रिएक्शन का रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। तो कराते तो यहाँ पे जो होता है अल्फा एलिमिनेशन होता है। जब एक ही कार्बन से दो ग्रुप एलिमिनेट हो तो उसको बोला जाता है अल्फा एलिमिनेशन। तो जो कार्बीन का फॉर्मेशन होता है वो अल्फा एलिमिनेशन से होता है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कार्बीन मिल जाएगा, जो कि एक क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो कार्बीन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब इस कार्बीन का रिएक्शन क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड से करा देंगे। तो सारे स्टेप से होते हुए जाएंगे हम लोग, जैसे स्टेप हम लोग इस रिएक्शन में देख सकते हैं होते हुए जाएंगे। तो लास्ट में जो हमको मिल जाता है वो आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड मिल जाता है। तो राइमर-टीमर रिएक्शन होता है, इसका जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड होता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि राइमर-टीमर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है हमारा, वो आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड बनता है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको आर्थोसैलिसाइल्डिहाइड बनाना है तो राइमर-टीमर रिएक्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं। और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने यहाँ पे इस बॉक्स में लिख दिए हैं और बता भी दिए हैं। और फर्दर रिएक्शन हम लोग देखेंगे क्लैजन रीअरेंजमेंट। क्लैजन रीअरेंजमेंट जो होता है एक थर्मल रिएक्शन होता है, इसमें किसी भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया जाता है और ये रिएक्शन जो होता है थर्मली होता है। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट होता है उसको हीट देना पड़ता है, इसको हीट देना पड़ता है तब वो रिएक्शन होता है। और ये एक टाइप को जो होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें अगर इस रिएक्शन में जो हम लोग सबस्ट्रेट लिए हैं, जिसमें जो सबस्ट्रेट लिया गया है वो एलाइल एराइल ईथर लिया गया है। अगर एलाइल एराइल ईथर को थर्मली या हीट कर दिया थर्मल रिएक्शन कराया जाए या इसको हीट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो होते हैं आर्थो एलाइलिक फिनॉल बन जाता है, एज ए मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम लोग देख सकते तो और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आर्थो आइसोमर जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो जो क्लैजन रीअरेंजमेंट होता है ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जो कि अगर हम एलाइल एराइल ईथर को हीट कर दें तो जो उसमें प्रोडक्ट बन जाएगा आर्थो एलाइलिक फिनॉल बन जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्दर नेक्स्ट और लास्ट नेम रिएक्शन देखते हैं फ्रिज रीअरेंजमेंट। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं इसके हैं। जैसे फ्रिज रीअरेंजमेंट में जो सबस्ट्रेट यूज किया जाता है वो फिनॉल का एक एस्टर लिया जाता है, फिनॉलिक एस्टर लिया जाता है। और इसमें जो कैटलिस्ट लिया जाता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड कार्बन डाई सल्फाइड लेते हैं, एज ए सॉल्वेंट ले लेते हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट, ये रिएक्शन जो फ्रिज रीअरेंजमेंट होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है।
अगर फिनोलिक एस्टर का अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए, मीन्स 60 सेंटीग्रेड पे कराया जाए, तो पैरा प्रोडक्ट जो होता है मेजर बनता है। और हाई टेम्परेचर पे कराया जाए, हाई टेम्परेचर में 160 सेंटीग्रेड पे कराते हैं, तो आर्थो आइसोमर जो हो जाएगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। जो इसका आर्थो आइसोमर होता है वो स्टेबलाइज्ड होता है बाय द चिलेशन इफेक्ट, चिलेशन के द्वारा। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख भी सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बना है जो ऑक्सीजन से होगा एल्युमिनियम क्लोराइड जुड़ के एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे ये आर्थो आइसोमर जो हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जैसे कि यहाँ के हम लोग इसमें स्ट्रक्चर इसका देख सकते हैं। तो फ्रिज अरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिनोलिक एस्टर का रिएक्शन अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड कार्बन डाइसल्फाइड से करा देते हैं तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिसमें कि जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमने कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखा है। लो टेम्परेचर पे जो होता है, लो टेम्परेचर पे जो होता है पैरा आइसोमर मेजर बनता है, और हाई टेम्परेचर पे अगर इसको हाई टेम्परेचर पे यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करा दिया जाए तो जो आर्थो आइसोमर बनेगा वो हमारा मेजर बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग आर्थो और पैरा जो फ्रिज रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए इस रिएक्शन में टेम्परेचर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लो टेम्परेचर पे करेंगे तो पैरा आइसोमर बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो आर्थो आइसोमर बनेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग फिनॉल के बारे में पूरा पढ़े हैं। कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो कि हम फिनॉल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू।